इट वॉज जनवरी 1948। भारत को आजाद हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। गांधी जी अपने रूटीन के हिसाब से इवनिंग प्रेयर्स के लिए बिरला हाउस के गार्डन में आने वाले थे, जहाँ पर सैकड़ों लोग आज भी उनका वेट कर रहे थे। इस भीड़ में एक आदमी और था जो कि उनकी प्रार्थना सुनने नहीं बल्कि अपनी पिस्तौल से उनके 100 साल पूरे करने आया था। द मैन वॉज ऑल कन्विंस कि अब गांधी को मारना ही होगा। हिज प्लान वॉज सिंपल। जैसे ही गांधी जी अपने कमरे से गार्डन की तरफ आएंगे वैसे ही एक ब्लास्ट होगा जिससे सब जगह धुआं हो जाएगा और उसका फायदा उठाते हुए ये आदमी अपनी पिस्तौल सीधा गांधी जी के दिल पे फायर करेगा और सरेंडर कर देगा। फाइनली द मोमेंट अराइव्ड एंड द सीन वॉज ऑल सेट फॉर द ड्रामा। एज प्लान्ड गांधी जी भीड़ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उसी वक्त ये आदमी अपनी पोजीशन लेता है। एज प्लान्ड एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरे एरिया में धुआं फैल जाता है और अब बस पिस्तौल के शॉट्स की आवाज आना बाकी थी। But interestingly, this man never shoot. Gandhi ji was still alive because this man was not Nathuram Godse and it was not 30 जनवरी जिस दिन एक्चुअल में गांधी जी का मर्डर हुआ था। It turns out कि गांधी जी को मारने का ओरिजिनल प्लान 20 जनवरी को एग्जीक्यूट किया जाने वाला था, जिसमें उन पर गोली नाथुराम गोडसे नहीं बल्कि कोई और चलाने वाला था। तो आखिर हुआ क्या? एंड मोमेंट पे गोली क्यों नहीं चलाई? ओरिजिनल प्लान को क्यों अबॉर्ट करना पड़ा? जब इस कहानी में मैं अंदर घुसा तो पता चला कि ओरिजिनल प्लान महात्मा गांधी को मारने का था ही नहीं, ये तो अभी बस कुछ दिन पहले डिसाइड हुआ था। तो आखिर ये सब चल क्या रहा था? कौन थे ये लोग, कहां से आए थे और आजादी के बस 6 महीनों के अंदर देश के सबसे बड़े नेता को क्यों मारना चाहते थे? भारत के इस पहले पॉलिटिकल असैसिनेशन की कहानी में इतने इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट है कि ये किसी फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती। एंड आई एम ऑल रेडी टू टेक यू टू बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस कंस्पिरेसी टू किल महात्मा गांधी। प्लग इन योर ईयरफोन्स टू एक्सपीरियंस दिस शिट एज इट इज। देखो, ये कहानी उस इंसान से शुरू होती है जो इस कहानी के अंत में खत्म होने वाला था। द नेम वॉज नाथुराम गोडसे, बॉर्न इन 1910 इन अ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली। इनके पिताजी एक पोस्ट मास्टर थे जिनका आए दिन ट्रांसफर होता रहता था। अब नाथुराम की प्राइमरी स्कूलिंग तो आराम से हो गई, पर जब बात मैट्रिकुलेशन एग्जाम देने की आई जो उन दिनों गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जरूरी था, नाथुराम ने साफ मना कर दिया क्योंकि तब तक वो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आ चुका था और उनके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को होल हार्टेडली सपोर्ट करता था। दैट मीन्स एक वक्त था जब नाथुराम गांधी जी को सपोर्ट करता था। बट नाउ द ईयर केम 1929। नाथुराम अब 19 साल का हो चुका था एंड दिस वाज दैट टाइम जब एक सीधा साधा नाथुराम गोडसे जो कि लाइफ में कुछ छोटा मोटा करके सेटल डाउन होना चाहता था, उसकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी अपसाइड डाउन बदलने वाली थी। नाथुराम के पिताजी का एक और बार ट्रांसफर हो गया और अब उनको रत्नागिरी जाना था। इंटरेस्टिंगली उस समय रत्नागिरी में ही एक बहुत खास आदमी रह रहा था, एक इंडियन पॉलिटिशियन जिसको सालों की काला पानी की सजा के बाद अब रत्नागिरी में रखा गया था ताकि वो पॉलिटिक्स से दूर रहे और अंग्रेजों के लिए खतरा ना बने। द नेम वॉज विनायक दामोदर सावरकर। नाथुराम को ये बात पता चली कि सावरकर भी रत्नागिरी में है और अब वो एक ऐसे इंसान से मिलने वाला था जिसके इन्फ्लुएंस में आने से उसकी सोच, जीवन और लक्ष्य सब बदलने वाले थे। अगर आपको ये समझना है कि सावरकर में ऐसा क्या खास था कि उनके कांटेक्ट में आने मात्र से ही लोग उनकी आइडियोलॉजी से भयंकर इन्फ्लुएंस हो जाते थे, तो मेरी ये वीडियो जरूर देखना जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि सावरकर ने क्या क्या कारनामे किए थे काला पानी की सजा काटने से पहले और क्यों उनको अंग्रेज भारत की पॉलिटिक्स से इतना दूर रखना चाहते थे। फिलहाल नाथुराम ने सावरकर के पास जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस नाथुराम में दिखने लगा था। जो लड़का पहले सेटल होकर एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था वो अब सावरकर को अपना गुरु मानता था और उनकी तरह देश के सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस मुद्दों के लिए सबसे आगे खड़ा होना चाहता था। वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ना चाहता था, कास्ट सिस्टम को खत्म करवाना चाहता था और सबसे जरूरी हिंदुओं के पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से अगर इस भारत देश के लोगों का भला करना है तो सबसे पहले हिंदुओं का भला करना होगा, क्योंकि दे मेक अप द मेजोरिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए अब हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए लड़ना नाथुराम गोडसे की जिंदगी का प्राइम गोल बन चुका था। नाथुराम अब हिंदू महासभा को भी ज्वाइन कर लेता है जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी थी, फोकसिंग मेनली ऑन हिंदूज ऑल ओवर द कंट्री। और इस पॉलिटिकल पार्टी में सावरकर का रोल और रेस्पेक्ट कुछ वैसा ही था जैसे कांग्रेस में महात्मा गांधी का था। दोनों ही पार्टीज में प्रेसिडेंट चाहे कोई भी हो, चलती इनकी ही थी। महासभा ज्वाइन करने के बाद वो पार्टी के बहुत से इवेंट्स को लीड भी करता है जिनका मेन मकसद होता था देश के हिंदुओं को साथ लाना और उनको बताना कि अब समय आ गया है कांग्रेस की इस मुस्लिम अपीजमेंट और नॉन वायलेंस की
पॉलिटिक्स के अगेंस्ट साथ खड़ा होने का, क्योंकि इसकी वजह से हिंदुओं का ग्राउंड लेवल पर बहुत नुकसान हो रहा है। इसी दौरान सावरकर गोडसे को अपना सेक्रेटरी भी बनाते हैं, जिसके बाद ये दोनों बहुत क्लोज आ गए थे और यही क्लोजनेस आगे जाकर महात्मा गांधी असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी में सावरकर के नाम को शक के दायरे में लाने वाली थी। अब साल आ चुका था 1941 और अब नाथूराम उस इंसान से मिलने वाला था जिसको अभी तक तो वो नहीं जानता था, पर अब अगले ऑलमोस्ट 7 सालों में इन दोनों की दोस्ती कुछ ऐसी होने वाली थी कि अंत में ये दोनों एक साथ फांसी के फंदे पर लटकने वाले थे। द गाय वॉज नारायण आप्टे और गांधी जी के असैसिनेशन को प्लान करने वाले 7 मेंबर स्क्वाड का ये सेकंड प्राइम मेंबर था। देखो, नारायण जितना सिंपल आदमी था, आप्टे उतना ही शौकीन। गोडसे ने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, पर आप्टे शादीशुदा होने के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला रहा था। दोनों इतने अलग थे कि उनकी दोस्ती को इमेजिन कर पाना मुश्किल था, पर एक चीज थी जिन्होंने उनको जोड़ कर रखा था, उनकी आइडियोलॉजी। दोनों महासभा से जुड़े हुए थे और मानते थे कि कांग्रेस की मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के सामने हिंदुओं का एक होना जरूरी है। 1944 में गोडसे को लगा कि अब अपनी आइडियोलॉजी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए एक न्यूज़पेपर शुरू करना चाहिए। इस पॉइंट तक दोनों नाथूराम और आप्टे महात्मा गांधी से डिसएग्री तो करते थे, बट अभी तक उनके दिमाग में कोई भी क्रिमिनल आइडिया नहीं आया था। बट चीजें यहाँ से बिगड़ने वाली थी। अब जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड सामने रख दी थी। कांग्रेस और महासभा दोनों पार्टीशन के अगेंस्ट थे, लेकिन गोडसे और आप्टे जैसे लोग मानते थे कि कांग्रेस बस दिखावा कर रही है और अगर जिन्ना नहीं माना तो कांग्रेस मुस्लिम्स के सामने झुक जाएगी और पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेगी। और ये चीज, भारत का बंटवारा होना, महासभा के लोगों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था, क्योंकि इनके लिए ये ऐसा था जैसे एक जीते जाते पेड़ के 2 टुकड़े हो जाए। 1946 तक भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो चुके थे। बंगाल की हालत तो इतनी खराब थी कि वहाँ की किलिंग्स को द ग्रेट किलिंग्स कहना पड़ा। अब हिंदू फैमिलीज की इस हालत को देखकर गोडसे और आप्टे का खून खोलने लगा था। दोनों का मानना था कि गांधी जी की नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी ने हिंदुओं को इतना कमजोर बना दिया है कि अब वो ना तो सेल्फ डिफेंस कर पा रहे हैं और ना ही रिटेलिएट, और इस वजह से अब दोनों का फोकस बदल गया था। पहले हिंदू विक्टिम्स की मदद और फिर रिटेलिएशन उनका मेन मकसद बन गया था। अब वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे पूरा देश हिल जाए। याद रहे, इस पॉइंट तक गोडसे और आप्टे गांधी जी से डिसएग्री तो करते थे, बट अभी भी गांधी जी को मारने का थॉट उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। बट यहाँ से चीजें अब एक ड्रामेटिक टर्न लेने वाली थी। इन दंगों की वजह से सिर्फ नाथूराम और आप्टे का ही नहीं बल्कि और भी लोगों का खून खोल रहा था। अहमदनगर का विष्णु करकरे, जो कि एक गेस्ट हाउस चलाता था और हिंदू महासभा का मेंबर था, उन्हीं में से एक था। विष्णु गोडसे और आप्टे से अहमदनगर ब्रांच के थ्रू मिला और 1947 की गर्मियों तक महात्मा गांधी असैसिनेशन स्क्वाड का तीसरा मेंबर बन चुका था। और अब ये लोग साथ मिलके कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे पूरे देश में ये मैसेज जाए कि हिंदू रिटेलिएट कर सकते हैं। इनका सबसे पहला प्लान था दिल्ली में पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे अटैक करना और सारे पाकिस्तानी लीडर्स इंक्लूडिंग जिन्ना को मार देना, क्योंकि इनकी मेन प्रॉब्लम उनसे थी जो कि देश का बंटवारा करने में लगे हुए थे। अब इन्होंने ये प्लान तो कर लिया, पर इसको पूरा करने के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जरूरत थी। ये बात बॉम्बे के दादा महाराज तक पहुंची, जो कि एक अमीर बाबा थे और महासभा की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। और दादा महाराज तो इस हिंदू मस्ट फाइट बैक वाले आइडिया को लेकर इतना सीरियस थे कि वो सीक्रेटली वेपन्स इकट्ठा कर रहे थे हिंदुओं में बांटने के लिए। तो नारायण आप्टे ने दादा महाराज से 2 मोटर कैनन्स खरीदने के लिए 5000 रुपए मांगे और मिल भी गए, और अब बस इन पैसों से मोटर खरीदना और असेंबली को उड़ाना बाकी था। ये प्लान सुनने में जितना एक्साइटिंग और इजी लग रहा था, असल में उतना ही डिजास्टर्स होने वाला था। नाथूराम और उसके साथियों की खासियत थी कि ये लोग बस हवा में बातें करते थे। जब पैसा मिलने के बाद मोटर कैनन खरीदने गए, तब इनको पता चला कि मोटर कैनन चलाने के लिए एक हाईली ट्रेन्ड सोल्जर की जरूरत होती है और कोई भी रैंडम बंदा इसे चला नहीं सकता, और इसलिए इनको एक कैनन यूज करने का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। फिर नए आइडियाज आए और डिसाइड हुआ कि ये लोग स्टैन गन खरीदेंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में घुसकर ओपन फायर कर देंगे। इसलिए अब स्टैन गन का जुगाड़ करना था। नारायण आप्टे को याद आया कि दादा महाराज का कॉन्टैक्ट दिगंबर बाडगे पूना में अपना शस्त्र भंडार चलाता है। आप्टे ने बाडगे को अप्रोच किया और 1200 रुपए देकर स्टैन गन ले ली, पर जैसे ही गन मिल गई तब इन्हें समझ आया कि ट्रेनिंग के बिना स्टैन गन को हैंडल करना इम्पॉसिबल है। इन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्हें वेपन्स और स्ट्रेटेजी के बारे में जो कुछ पता था वो बस क्राइम
नोवेल से लिया हुआ था, कोई भी वेपन्स को यूज करने में ट्रेन नहीं था। मीनवाइल नाथुराम और उसके साथ वालों के ऐसे क्रेजी प्लान्स से एक्साइट होकर दिगंबर बाडगे अपने वर्कर शंकर के साथ इनको ज्वाइन कर लेता है। इनके स्क्वाड के लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी क्योंकि बाडगे के होने से वेपन्स की दिक्कत नहीं आने वाली थी। अब समय बढ़ता गया, इनके आइडियाज फेल होते गए और देश आजाद हो गया। लेकिन सबको पता है कि आजादी के साथ बंटवारा भी आया और अब भारत के दो टुकड़े हो चुके थे। देश के हर कोने में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन नाथुराम और उसके साथ वाले उस दिन शोक मना रहे थे। उनका जो भारत को एक रखने का सपना था वो टूट चुका था। उनके लिए इस बंटवारे के और हिंदुओं की इन दंगों की वजह से जो हालत हुई उसकी पूरी जिम्मेदार कांग्रेस थी। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, उनके लिए इस सब की जिम्मेदार महात्मा गांधी थे। अब इन लोगों के पाकिस्तानी लीडर्स को मारने के प्लान को फेल होने के बाद इनका गुस्सा और भी बढ़ गया क्योंकि हिंदू मुस्लिम दंगे अभी भी उतनी ही तेजी से चल रहे थे। अब इन्होंने दो और क्रेजी प्लान्स बनाए जो सुनने में तो डेयरिंग लगते थे पर उन्हें एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल था। पहला, पार्टीशन के बाद डील के हिसाब से भारत पाकिस्तान को जो आर्म्स और एम्यूनिशन ट्रेन में भेज रहा था उस ट्रेन को उड़ा देना। दूसरा, हैदराबाद बॉर्डर के ऑक्ट्राई पोस्ट पर रेड करना और सारा टैक्स कलेक्शन लूट लेना। पर इंटरेस्टिंगली ये दोनों प्लान्स भी बस हवा में ही थे, कोई कंक्रीट प्लानिंग नहीं थी और इसी कारणवश ये दोनों प्लान्स भी फेल हो गए। अब ये करते करते 9 जनवरी 1948 ऑलरेडी आ चुकी थी। महात्मा गांधी के असैसिनेशन को सिर्फ 21 दिन बाकी थे, लेकिन स्क्वाड के लिए सिचुएशन काफी अनक्लियर थी। उनके पिछले सारे प्लान्स फेल हो चुके थे, अभी उनको कुछ बहुत बड़ा करना था पर पता ही नहीं था कि क्या करना था। और इवन स्क्वाड के मेंबर्स भी कंप्लीट नहीं थे। दिगंबर बाडगे और शंकर के ज्वाइन करने के बाद भी अभी दो और लोगों का ज्वाइन करना बाकी था। उनमें से एक था मदन लाल पाहवा, जो कि पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर आया था। उसने पार्टीशन के हॉरर्स को अपनी आंखों से देखा था। अहमदनगर में विष्णु करकरे ने उसकी मदद की थी और मदन लाल को गोडसे और आपटे से मिलवाया था, जहां उसका स्क्वाड में शामिल होना फाइनल हुआ क्योंकि मदन लाल को एक्सप्लोजिव्स का थोड़ा बहुत ज्ञान था जिसकी स्क्वाड को काफी जरूरत थी। और फिर आखिरी मेंबर था गोपाल गोडसे, नाथुराम का छोटा भाई, जो हमेशा अपने भाई के साथ रहता था और हर एडवेंचर में उसका साथ देता था। अब गांधी को मारने वाला स्क्वाड तो पूरा हो चुका था, बट इंटरेस्टिंगली इस पॉइंट तक 9 जनवरी तक भी, जब असैसिनेशन में बस 21 दिन बाकी थे, इनके दिमाग में ये आइडिया तक नहीं था कि हमें अगले कुछ दिनों में महात्मा गांधी को मारना है। बट नाउ इट वाज फाइनली टाइम जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से नाथुराम गोडसे और बाकी लोगों को अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखो, देश आजाद तो हो चुका था पर हिंदू मुस्लिम दंगे अभी भी चल रहे थे और सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि पूरी दिल्ली की सड़कों पर रिफ्यूजीज भरे हुए थे। और ऐसी सिचुएशन में सब कुछ ट्राई करने के बाद 13 जनवरी को महात्मा गांधी ये अनाउंस करते हैं कि अब वो एक फास्ट अनटू डेथ करने जा रहे हैं तब तक जब तक वायलेंस खत्म ना हो और एक मुस्लिम दिल्ली की सड़क पर सेफली ना घूम सके। इसी के साथ उन्होंने एक शर्त और रख दी कि भारत सरकार पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए का पेमेंट करने वाली है, जो कि अभी के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया, वो 55 करोड़ रुपए इमीडिएटली पाकिस्तान को दिए जाएं। नाउ दिस वाज दैट पॉइंट जहां पर गोडसे और आपटे को अपना टारगेट फ्लैश की तरह चमक गया। एक बार सोच के देखो, ये लोग जो कि अंदर ही अंदर ऑलरेडी बंटवारे और हिंदुओं की दंगों में ऐसी हालत के लिए जिस इंसान को जिम्मेदार मानते हैं, वही इंसान अब ये बोल रहा है कि जो देश हमारे साथ वॉर में उसको 55 करोड़ रुपए और दे दो एज अ साइन ऑफ गुडविल। और वही इंसान भारत के हिंदुओं को तो बोल रहा है कि एक मुस्लिम दिल्ली की सड़क पर सेफ फील करना चाहिए। पर सेम चीज पाकिस्तान के मुस्लिम्स को नहीं बोल रहा क्योंकि दंगे तो वहां भी हो रहे थे। इस अनाउंसमेंट ने नाथुराम और आपटे के दिमाग में गांधी जी को लेकर जो डिसएग्रीमेंट था उसे इंस्टेंटली हेट में बदल दिया था। उनके लिए अब वो देश के दुश्मन की तरह थे। एंड दिस 7 मेंबर स्क्वाड वाज नाउ ऑल कन्विंस्ड दैट महात्मा गांधी हैज टू बी किल्ड। ये लोग अब गांधी जी को मारने के लिए बिल्कुल कन्विंस तो हो चुके थे पर अभी तक कोई सॉलिड प्लान नहीं था। बस एक बात पक्की थी कि 20 जनवरी को कुछ होना है, पर वो करने के लिए अब उन्हें एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना था। नाथुराम गोडसे और नारायण आपटे के बीच मीटिंग्स के बाद साइट ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया, बिड़ला हाउस दिल्ली। वहां पर गांधी जी अपनी इवनिंग प्रेयर्स करते थे और इतनी भीड़ में उन पर हमला करना आसान होता। प्लान कुछ इस तरह था कि मदन लाल एक गन कॉटन स्लैब को वहां लगा देगा जिसके एक्सप्लोजन करने से ग्राउंड में भयंकर
भयंकर पैनिक मच जाएगा। उस पैनिक के बीच दिगंबर बाडगे गांधी जी को शूट करेगा और उसके तुरंत बाद बाकी मेंबर्स हैंड ग्रेनेड्स फेंकेंगे ताकि गांधी जी के बचने के चांसेस खत्म हो जाए और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। वेपन्स का अरेंजमेंट तो ठीक था, गन कॉटन स्लैब, ग्रेनेड्स, रिवॉल्वर्स सब कुछ अवेलेबल था, क्योंकि भूलो मत स्क्वाड में एक ऐसा आदमी था जो कि शस्त्र भंडार चलाता था। फिर वेपन्स को सेफली दिल्ली पहुंचाना था और ये भी आसान था क्योंकि उन दिनों सिक्योरिटी चेकिंग इतनी टाइट नहीं थी और अब बस एक दो बार बिरला हाउस जाके वहाँ की पूरी सेटिंग को स्कैन करना था और फाइनल पोजीशंस को लॉक करके बस दी डे का इंतजार करना था। फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आया। इट वॉज 20 जनवरी। सब मेंबर्स ने बिरला हाउस पहुंचकर अपनी अपनी पोजीशंस ले ली। मदन लाल ने गन कॉटन स्लैब को सही जगह पर लगा दिया और बाडगे भी अपनी पोजीशंस ले चुका था टू शूट महात्मा गांधी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर पता नहीं क्या हुआ, बाडगे जो अब तक फुली कन्विंस था कि गांधी जी को मारना जरूरी है, अचानक घबरा गया। उसका मन बदल गया और वो खुद को समझाने लगा कि मुझे शूट नहीं करना है और ये बात उसने किसी को बताई भी नहीं। बाकी मेंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही एक्सप्लोजन होगा बाडगे शूट करेगा, लेकिन जब एक्सप्लोजन हुआ तो कोई पिस्तौल नहीं चली और ना ही किसी ने ग्रेनेड फेंका। बाडगे की इस लास्ट मिनट कंफ्यूजन की वजह से पूरा प्लान फेल हो चुका था। स्क्वाड के सारे मेंबर्स बिरला हाउस से भाग गए, लेकिन मदन लाल जो कि वहां पर पहली बार आया था, उसे एग्जिट्स के बारे में पता ही नहीं था और लोगों ने उसे एक्सप्लोजन करते हुए भी देख लिया था, इसलिए ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड पुलिस अरेस्टेड हिम। अब प्लान फेल होने के बाद पूरा स्क्वाड टूट गया। बाडगे और शंकर अलग हो गए और बॉम्बे भाग गए। बाकी लोग भी अपने अपने रास्ते पर चल दिए क्योंकि दिल्ली में अब रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। इधर मदन लाल की भयानक इंटेरोगेशन चल रही थी जिसमें पूरी डिटेल्स निकल रही थी कि कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, कितने थे और उनका क्या प्लान था। मदन लाल ने पुलिस को सब कुछ एग्जैक्टली तो नहीं बताया, पर जो इन्फॉर्मेशन दी, अगर पुलिस ने उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की होती तो नाथुराम और बाकी लोग उसी समय पकड़े गए होते और गांधी जी 10 दिन बाद होने वाले अटैक से बच जाते। इस पूरे एंगल पे अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ और हो सकता है कि इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बन जाए। जब ये प्लान फेल हुआ तो स्क्वाड्स में सिर्फ 3 लोग बचे थे, नाथुराम, आप्टे और विष्णु करकरे। नाथुराम और आप्टे प्लान फेल होने के बाद दुखी तो थे, पर उनका कन्विक्शन अब पहले से और मजबूत हो चुका था। नाथुराम को तो अब लग रहा था कि गांधी को मारने के लिए उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही ये काम कर दिखाएगा। लेकिन आप्टे और करकरे ने सोचा कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये डिसाइड हुआ कि नाथुराम 30 जनवरी को वापस बिरला हाउस में ही गांधी जी पर फायर करेगा अगेन ड्यूरिंग हिज इवनिंग प्रेयर्स। आप्टे और करकरे उसके साथ होंगे, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बस वो उसे हिम्मत देने के लिए वहां होंगे। अब नाथुराम, आप्टे और करकरे दिल्ली पहुंचते हैं। इस बार बिना कोई गड़बड़ के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए नाथुराम को एक ऐसी गन चाहिए थी जिसे वो बिना ज्यादा ट्रेनिंग के यूज कर सके, पर क्योंकि उसका पुराना वेपन सोर्स यानी कि दिगंबर बाडगे अब अवेलेबल नहीं था, इसलिए नाथुराम को ग्वालियर जाके अपने एक महासभा के कॉन्टैक्ट से एक 9mm ऑटोमेटिक पिस्तौल लेनी पड़ी, जिसकी उसने कुछ बेसिक टेस्टिंग भी कर ली थी। नाउ इट वॉज फाइनली 30 जनवरी। आज वो दिन था जब नाथुराम एक ऐसे आदमी को मारने वाला था जिसकी वो इज्जत तो करता था, बट एट द सेम टाइम वो ये भी मानता था कि उनके जीवित रहते वो इस देश को उसके हिसाब से उसके फायदे के डिसीजन नहीं लेने देंगे। 30 जनवरी वॉज अ नॉर्मल डे फॉर गांधी जी। रूटीन के हिसाब से वो अपनी इवनिंग प्रेयर्स के लिए बिरला हाउस के ग्राउंड में आने वाले थे। बाहर आने से पहले कमरे में उनका सरदार पटेल के साथ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। नाथुराम भीड़ में छुपा हुआ बिल्कुल तैयार था। फाइनली गांधी जी सबको प्रणाम करते हुए प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। नाथुराम एकदम से उनके सामने आता है, उनको प्रणाम करता है और अगले ही सेकंड 3 बुलेट्स गांधी जी पर फायर कर देता है। द महात्मा वॉज ऑल ओवर। नाथुराम ऑन स्पॉट सरेंडर कर देता है, क्लियरली शोइंग कि उसने ये इंटेंशनली किया था। बाद में नाथुराम ने आप्टे और करकरे को बचाने के लिए ये दिखाया कि पूरा प्लॉट सिर्फ उसका था, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस के सामने सारी डिटेल्स आ जाती है और बाडगे से लेकर आप्टे तक स्क्वाड के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। रेड फोर्ट में ट्रायल्स शुरू होते हैं। बाडगे गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाता है और पॉलिटिकल एंगल देने के लिए ये क्लेम करता है कि गांधी और नेहरू को मारने के लिए सावरकर ने गोडसे को भेजा था। जस्टिस जीडी घोसला घंटों तक गोडसे और उसके पूरे स्क्वाड को सुनने के बाद अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं। दैट वाज डेथ सेंटेंस टू गोडसे और आप्टे और बाकी सबको उम्र कैद, और सावरकर को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है। बट साथ में वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि अगर उस दिन की ऑडियंस को ये फैसला करना होता कि गोडसे गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, तो गोडसे का बयान सुनने के बाद शायद ऑडियंस उसे नॉट गिल्टी करार देती। जो नाथुराम गोडसे एक टाइम पर गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुआ करता था, आज उसने ही गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया था। जिस घटना की खबर से पूरी दुनिया हिल गई थी, 10 दिन पहले तक शायद गोडसे को भी नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करने वाला है, बिकॉज इट वॉज नेवर द प्लान बट इट बिकेम द अल्टीमेट प्लान।